वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत। और आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ का भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम भाग 2 का अध्ययन करने वाले हैं। इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का भाग 2 हम देखते हैं। इसमें पढ़ते हैं हम, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? लेखक कहते हैं कि आज देश में ऐसे कई लोग हैं, अनेक लोग हैं, उन लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों, अपने पूर्वजों के द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को संभाल कर रखते हैं, सहेज कर विरासत के रूप में रखते हैं। विरासत यानी उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ धन, विरासत पूर्वजों के द्वारा प्राप्त हुआ धन। तो जो पूर्वजों के द्वारा वो जो पत्र प्राप्त हुए, पूर्वजों के द्वारा जो लिखे गए पत्र हैं, उन पत्रों को कई लोग ऐसे हैं जो विरासत के रूप में, अर्थात उनके द्वारा महत्वपूर्ण धन हमें दिया गया है, साहित्य के रूप में यह धन हमें दिया गया है। इस प्रकार वह उन पत्रों को सहेज कर, संजो कर रखे हुए हैं, संभाल कर रखे हुए हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, जो बड़े बड़े लेखक हुए हैं, पत्रकार हुए हैं, उद्यमी अर्थात व्यवसायी हुए हैं, कवि हुए, प्रशासक, मंत्रीगण हुए हैं, कई राजनेता हुए हैं, कई सन्यासी और कई किसान, इनकी पत्र रचनाएं, इनके द्वारा लिखे गए पत्र पत्रिकाएं, इनके द्वारा लिखे गए पत्र अपने आप में अनुसंधान का विषय है, अपने आप में खोजबीन का विषय है। वो बहुत बड़ा काम, उनके द्वारा बहुत बड़ा अन्वेषण किया जा सकता है, खोज की जा सकती है। उस समय किस प्रकार की भाषा प्रचलित थी, उस समय किस प्रकार का पहनावा प्रचलित था, इनका अन्वेषण किया जाता है। उन पत्रों के द्वारा खोज की जाती है कि उस समय का समाज किस प्रकार था, उस समय लोगों की विचारधाराएं कैसी थी। अगर आज जैसे संचार साधन उस समय उपलब्ध होते तो फिर उस समय पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, भाई आज हमारे पास फोन है, टेलीफोन है, आज हमारे पास एंड्रॉयड फोन है। अगर नेहरू जी के पास में भी होता, इंदिरा गांधी के पास में भी होता, तो व्हाट्सअप कर देते, फोन कर देते। और अगर ऐसा होता, उनके पास फोन होता, उनके पास में आज जैसी सुविधाएं होती, तो फिर पिता के पत्र पुत्री के नाम लिखे नहीं जाते। जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखे पत्र इंदिरा गांधी को कि पिता के पत्र पुत्री के नाम, कौन पुत्री? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के नाम जो पत्र लिखे गए थे उस समय, वह पत्र लिखे ही नहीं जाते। आज जैसे अगर उस समय साधन उपलब्ध होते तो भाई लिखता ही कौन? आज कौन लिखता है? बहुत कम लोग लिखते हैं, फोन कर लेते हैं, फोन पर एसएमएस कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। तो फिर ये विरासत हमें नहीं मिलती, ये साहित्य हमें नहीं मिलता, तो ये लिखे ही नहीं जाते। जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं वो पत्र, नेहरू के द्वारा लिखे गए पत्र, नेहरू के द्वारा इंदिरा गांधी, अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, उनको पत्र लिखने की प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पत्र जो है उनको तो आप सहेज कर रख लेते हैं, कहीं भी सहेज कर संभाल कर रख सकते हैं। लेकिन फोन में एसएमएस किया, उस एसएमएस को हम जल्दी भूल जाते हैं। और कितने संदेशों को, कितने एसएमएस को हम संभाल कर रख सकते हैं? फोन की मेमोरी फुल हो जाती है, हमें एसएमएस डिलीट करने पड़ते हैं। किसी दोस्त ने एसएमएस किया, फिर उसके बाद में कई एसएमएस आ गए, उन सब एसएमएस को हमें डिलीट करना पड़ता है, लेकिन पत्र को डिलीट या
करने की जरूरत ही नहीं है, डिलीट करने की, फाड़ कर फेंकने की जरूरत नहीं है, रखा जा सकता है। हम चाहे तो उसे संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस को रख नहीं सकते। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों के ने देखिए, भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। तमाम महान हस्तियों, बड़ी बड़ी दिग्गज लोगों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। उनकी सबसे बड़ी यादगार क्या है? उनके द्वारा किसी न किसी को लिखा गया पत्र, उसमें अपने मन के विचार अभिव्यक्त किए होंगे, उनके मन की वाणी उसमें लिखी गई है। तो उनकी सबसे बड़ी यादगार, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर ही उनके द्वारा लिखे गए पत्र है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों द्वारा बहुत सारे पत्र लिखे गए। भारत में इस श्रेणी में, अर्थात जो महान हस्तियां थी उनके द्वारा लिखे गए पत्र है, उस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। प्रथम स्थान महात्मा गांधी को दिया जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जहां पर कुछ चीजें सहेज कर रखी जाती है वो संग्रहालय होते हैं, जो इतिहास की चीजें वो सहेज कर रखी जाती है, संजो कर रखी जाती है। तो उन संग्रहालयों में इन जानी मानी हस्तियों का पत्रों का भी अनूठा संकलन है। आज भी वो पत्र वहां पर मिल जाएंगे, इन संग्रहालयों में मिल जाएंगे। इन पत्रों का अनोखा संकलन वहां पर पड़ा हुआ है। बहुत सारा संग्रह, बहुत कुछ वहां पत्र, बहुत ज्यादा पत्र यहाँ संग्रहालयों में हमें देखने को मिल जाएंगे, जिनको सहेज कर रखा गया है। और तमाम पत्र, जितने सारे पत्र लिखे गए हैं, वो सारे ही पत्र देश काल समाज को जानने समझने का असली पैमाना है, क्योंकि उन पत्रों में उस समय के देश, उस समय की समाज की परिस्थितियों के बारे में, उस समय के चाल चलन के बारे में लिखा गया है। जो असली मापक है उस समाज को समझने का, उस समाज को कैसे समझा जा सकता है, उस समय के लिखे गए पत्रों को पढ़िए। तो उस समय के समाज को, उस समय लिखे गए वो जो समाज के बारे में लिखा गया है, उसे पढ़कर हम उस समय के समाज को, उस समय के काल को, उस समय के काल को हम समझ सकते हैं। भारत में आज़ादी से पहले जो 1857 का महासंग्राम हुआ, क्रांति हुई, उन दिनों में, उस क्रांति के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, अपने बारे में सूचना दी, वो यहाँ पर ऐसा ऐसा षड्यंत्र हो गया, हमें यहाँ पर खतरा होने लगा है। यहाँ के इसके बारे में जानकारी दी जाती उन अंग्रेजों के परिवारजनों को, यहाँ से लिखकर भेजा जाता कि यहाँ पर ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं, यहाँ पर ऐसे महात्मा गांधी हुए, नेहरू हुए, ये यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, यहाँ ऐसे अंग्रेजों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो पत्र लिखे गए अंग्रेजों के द्वारा, वो आगे चलकर महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए, इतिहास को जानने का स्रोत बन गए, पुस्तकों में ढाल दिए गए वो पत्र। उन पत्रों से इतिहास के बारे में जानकारी मिली। उस समय कौन वायसराय था, कौन था, क्या नहीं था, कौन किस पद पर है, वो सब पत्रों के द्वारा हमें जानने को मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों में वो पत्र बदल चुके हैं। उन पत्रों को इकट्ठा करके कई सारी पुस्तकें लिखी गई है। इन पत्रों ने साबित किया कि वह संग्राम 1857 की क्रांति कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। वह बिल्कुल जमीनी हकीकत थी कि यह संग्राम हुआ है। और यह संग्राम, कई लोग तो कपोल कल्पित कहते हैं कि ऐसा कई लोग इस संग्राम को, इस क्रांति को मानते ही नहीं है कि ऐसा हुआ था। कई इतिहासकार लिखते हैं कि यह तो केवल एक छोटी सी घटना थी। लेकिन इन पत्रों से पता चलता है कि ये जो जमीनी मजबूती उस संग्राम में थी, वो कितना जमीन से जुड़ा हुआ, कितना इन लोगों से, किसान लोगों से, भारत के लोगों से जुड़ा हुआ आंदोलन था। उन पत्रों के माध्यम से हमें इसका पता चल सकता है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों, जो प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही था।
गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का वे जवाब देते थे। देखिए, महात्मा गांधी के पास में दुनिया भर से, तमाम दुनिया से, विदेशों से भी, इंग्लैंड से पत्र आते थे, न जाने कहां कहां से पत्र आते थे। अब गांधी जी तो एक जगह रुकते नहीं थे। आज आंदोलन चले जा रहे हैं, आंदोलन चलाया जा रहा है, आंदोलन आज यहाँ है, कल वहां, पता नहीं कहाँ होंगे। तो अब पता, भाई एड्रेस के बगैर तो पत्र पहुंच नहीं सकता है। आप किसी को भी पत्र लिखो, उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, घर का एड्रेस लिखना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी तो एक जगह ठहरते ही नहीं है। तो गांधी जी के जो भी पत्र लिखे जाते हैं उनमें एड्रेस लिखा जाता महात्मा गांधी इंडिया। इंडिया में जहां पर भी महात्मा गांधी हो उनके पास ये पत्र पहुंच जाते हैं। तो ऐसा लिखा आता, गांधी जी एक जगह रुकते नहीं थे, इसलिए पूरा इंडिया ही गांधी जी का पता हो गया, पूरा भारत ही गांधी जी का पता हो गया। भारत में जहां पर भी गांधी जी हो, गांधी जी के पास पत्र पहुंच जाना चाहिए, ऐसा पत्र में लिखा आता। और वे जहां भी रहते थे पत्र उन तक पहुंच जाते थे। सबको पता चलता, पूरे देश को पता होता था कि आज गांधी जी कहां पर आंदोलन कर रहे हैं, आज गांधी जी कहां जा रहे हैं। तो डाकिये को, सबको पता होता था कि गांधी जी वहां पर है, इस पत्र को गांधी जी को देना, वहां पहुंचाना है। आजादी के आंदोलन में कई अन्य दिग्गज हस्तियों, प्रसिद्ध व्यक्ति, कई क्रांतिकारियों के साथ भी ऐसा ही था। कई क्रांतिकारी जो गांधी जी के समान थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ करता था। उनका भी कोई पता ठिकाना नहीं है तो उनका नाम और भारत लिख दिया जाता, इंडिया लिख दिया जाता, तो उन तक वे पत्र भी पहुंचते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, देश से, विदेश से, पूरे भारत से और पूरी दुनिया से ढेर सारी संख्या में पत्र पहुंचते थे। पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, उनके समान कोई और था ही नहीं। हजारों पत्र भी आए तो हजारों ही पत्रों का जवाब दिया करते थे। आज 100 पत्र आ गए, 100 ही पत्रों का जवाब दिया करते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। पत्र आया, पढ़ा और दूसरे पोस्ट कार्ड में उसका जवाब लिखकर वापस भेज दिया। अपने हाथों से ही वे ज्यादातर पत्रों का जवाब दिया करते थे, यानी स्वयं लिखा करते थे। और कभी कभी किसी अन्य से लिखवा लिया करते थे। बोलते भाई हाँ, इस पत्र में ये लिख दो, मैं थोड़ा कोई काम कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, तुम लिखो भाई, मैं बोलता हूँ तुम लिखो। तो ज्यादातर पत्रों का वो अपने हाथ से लिखते थे, ज्यादातर पत्रों का जवाब, और कुछ का अन्य से लिखवा लिया करते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। गांधी जी स्वयं अपने हाथ से पत्र का जवाब देते थे और जब दाहिना हाथ लिखते लिखते दर्द करने लग जाता तो फिर बाएं हाथ से लिखना प्रारंभ कर देते थे। उस कार्य में जुट जाते थे, लिखने में व्यस्त हो जाते थे। दायां हाथ दर्द करने लग गया क्योंकि पता नहीं कितने पत्र रोज आते थे और उनका जवाब गांधी जी को देना पड़ता था, दिया करते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायक, आंदोलन में जो नेता थे, आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे, उनके लिखे गए पत्र गांव गांव में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो हर गांव में घुमा करते थे। बड़े बड़े गांवों में, छोटे छोटे गांवों में वो जाया करते थे और उन गांवों में उनके संपर्क हुआ करते थे, उनके जानने वाले हुआ करते थे, उस आंदोलन में सहयोग देने वाले उस गांव के लोग हुआ करते थे। तो गांव गांव में उन लोगों के द्वारा लिखे गए पत्र मिल जाते हैं आज भी। और पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे, प्रशंसा पत्र। ऐसा लगता है कि बहुत महान काम करने पर यह हमें प्रमाण पत्र मिला हो। गांधी जी के द्वारा लिखा गया पत्र किसी के पास हो तो वह आज गर्व महसूस करता होगा कि मेरे पास देखो, गांधी जी से मेरा संपर्क था, गांधी जी से मैं मिला हूं, गांधी जी के पत्र, गांधी जी ने मुझे पत्र लिखा है, गांधी जी को मैंने पत्र लिखा है और जवाब में गांधी जी ने वापस ये पत्र लिखा है। तो उस पत्र को वे प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र समझते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम में ऐसे करके फ्रेम करके रखवा लिया है कि ये पत्र मेरे लिए बहुत महान, बहुत ही बड़ा है, मेरे लिए बहुत शुभ है,
ये पत्र मेरे लिए बहुत, उनका पत्र है, गांधी जी का है, नेहरू जी का है, नेहरू जी ने मेरे को लिखा है। अरे जो देश को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपनी जानें दी है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया पत्र अगर किसी के पास होगा तो क्या वह फ्रेम में करके नहीं रखेगा क्या? यह है पत्रों का जादू। अब वहां पर होता है व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते वो, तो उसको हम रख पाते हैं क्या? डिलीट कर देते कभी का। लेकिन पत्रों का जादू है कि लोग उसे क्या समझते हैं? बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र तक समझते हैं। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है, न जाने कितनी किताबें पत्रों को पढ़ पढ़कर किताबें लिखी जा चुकी है, और हजारों लाखों किताबें अब तक लिखी जा चुकी है, करोड़ों किताबें अब तक लिखी जा चुकी है, और सभी भाषाओं में, हर भाषाओं में कई किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। ये जो पत्र लिखे गए हैं, ये वास्तव में किसी दस्तावेज, किसी अभिलेख, किसी महत्वपूर्ण कागजात से कम नहीं है। उन दिग्गज लोगों के द्वारा या किसी सामान्य लोगों के द्वारा भी अगर कोई पत्र लिखा गया है तो उसके लिए, जिसको पत्र लिखा गया है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज समझा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। उनके आधार पर कई इतिहास लिखा गया है इन पत्रों के आधार पर। और पंत के 200 पत्र, ये सुमित्रानंदन पंत है। सुमित्रानंदन पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी पंत ने लिखे हैं उनको पत्र। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, ये पत्रों का जादू है। देखिए 200 पत्र किनको लिखा है? हरिवंश राय बच्चन को, सुमित्रानंदन पंत ने। और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो पत्र लिखे हैं उनका भी संकलन है। और पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती, इनके अलावा भी कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी जो पत्रों के द्वारा लिखी गई है। दयानंद सरस्वती के पत्रों के आधार पर दयानंद सरस्वती के बारे में पुस्तकें लिखी गई, और कई लेखकों के बारे में आपको मिल जाएंगे। उनके द्वारा लिखे गए पत्रों के माध्यम से ही कई पुस्तकों का निर्माण किया जा सका, कई पुस्तकों की रचना की जा सकी। कहा जाता है कि प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे। नए लेखक, जो भी कोई नए कवि बनते, नए लेखक बनते, तो उनको फिर क्या करते? प्रेमचंद पत्र लिखकर ऐसा प्रेरक जवाब देते कि उन्हें और कार्य करने की प्रेरणा मिलती। और पत्रों के जवाब में वे, मुंशी प्रेमचंद, पत्र का जवाब देने के लिए बहुत ही मुस्तैद, तत्पर रहते थे। बहुत ही तत्पर रहते थे, जैसे ही पत्र आया उसका जवाब देना है, और हर पत्र का जवाब देना है। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर के भी पत्र बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। देखिए नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आज़ादी के लिए क्या क्या किया गया, कौन कौन लोग थे, उनकी जानकारी मिलती है। रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत ही प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं लोगों को। महात्मा और कवि, इस नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में, महात्मा और कवि इस नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में 1915 से 1941 के बीच में जो भी पत्राचार हुआ, जितने पत्रों का आदान प्रदान हुआ, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा, किस नाम से संकलित हुआ, किस नाम से प्रकाशित हुआ? महात्मा और कवि के नाम से। कब से कब? 1915 से 1941 के बीच में पत्रों के माध्यम से जो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में बातचीत हुई, उनका संग्रह प्रकाशित हुआ है, पुस्तक के रूप में छपा है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों, बहुत सी नई जानकारियां मिलती है। और उस समय उन लोगों की, महात्मा गांधी की, रविंद्रनाथ टैगोर की, उस समय जितने क्रांतिकारी है, जितने राजनेता है, कोई बड़े अधिकारी है, तो उनकी मनोदशाओं का लेखा जोखा मिलता है कि उस समय लोगों के विचार कैसे थे, उनकी सोच विचार कैसे थे। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है,
पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। डाक विभाग, देखिए, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत ही पुरानी है। पत्र व्यवहार, पत्र का आदान प्रदान, पत्र लिखने का कार्य ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना कार्य है। बहुत ही पुराने समय से ये चला आ रहा है। पर इसका असली विकास, पहले भी पत्र लिखे जाते थे, लेकिन पत्रों का असली विकास, सही रूप में विकास आज़ादी के बाद में हुआ है। आज़ादी के बाद में सही ढंग से पत्र लिखे जाने लगे। आज़ादी से पहले भी लिखे जाते थे, लेकिन पत्रों पर इतना लोग ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज़ादी के बाद में पत्रों का विकास हुआ। पत्र लेखन को कला के रूप में लिया गया और तमाम सरकारी विभाग, जितने भी सरकारी विभाग हैं, सभी सरकारी विभागों में पत्र लिखे जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गुडविल, सबसे ज़्यादा साख, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा डाक विभाग की है। और इसकी खास वजह है कि ये जो डाक विभाग है ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। डाक विभाग का काम ही यही है, पत्रों को इधर उधर पहुंचाना, लोगों की बातचीत को दूसरी जगह पहुंचाना। कोई व्यक्ति बाहर रहता है तो उसके विचार, उसकी बातचीत उसके परिवार तक पहुंचाना, ये डाक विभाग का काम है। इसलिए डाक विभाग की गुडविल आज तक बनी हुई है। इसकी साख, इसकी प्रतिष्ठा आज भी कम नहीं हुई है डाक विभाग की। घर घर तक इसकी पहुंच है, किसकी? डाक विभाग की। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच में जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। डाक विभाग है, पत्रों की पहुंच घर घर तक है, डाक विभाग की पहुंच घर घर तक है। और संचार के तमाम उन्नत श्रेष्ठ साधनों के बाद भी आज संचार के इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इनके बाद भी ये सब साधन विकसित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी चिट्ठी पत्री की हैसियत, चिट्ठी पत्री का रुतबा, चिट्ठी पत्र की इज्जत आज भी उसी प्रकार कायम है, उसी प्रकार मौजूद है जिस प्रकार जैसी पहले थी। पत्रों का आज भी रुतबा है, पत्रों का आज भी महत्व है। फिर अब देखिए, पत्र आज इतने साधन विकसित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पत्र आज भी लिखे जाते हैं। कई सरकारी विभागों में पत्र लिखे जाते हैं। शहरी इलाकों में आलीशान भव्य शानदार हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे गरीब लोग हो या फिर दुर्गम जंगलों में जहां पहुंचना ही संभव न हो, वहां से घिरे गांव हो, घने जंगल में कोई गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच में जी रहे पहाड़ों के लोग हो, पहाड़ी लोग हो, आदिवासी लोग हो या फिर समुद्र तट पर मछली पकड़ने वाले मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में दूर दूर निवास करने वाले, कुछ घर यहाँ बने हुए हैं, कुछ घर वहाँ बने हुए, दूर दूर बने हुए हैं, रेगिस्तान में ढाणियाँ, वहाँ रह रहे लोग हो, सब चाहे हवेली में रहने वाले, आलीशान बंगले में रहने वाले लोग हो, कितने ही शिक्षित लोग हो, चाहे समुद्र तट पर मछली पकड़ने वाले मछुआरे हो, चाहे बिल्कुल झोपड़पट्टियों में, कच्चे घरों में, देहाती ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग हो, आज भी खतों का, आज भी पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इन पत्रों का इंतजार होता है, हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल ग्रामीण इलाकों में होता होगा, नहीं, बड़े बड़े शहरों में भी आज भी पत्रों का इंतजार लोग करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाक घरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इनकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। देखिए, आज भी एक दो नहीं, हजारों करोड़ों लोग खत लेकर, पत्र लेकर डाक में डालने जाते हैं, डाकघर में जाते हैं, डाकघर के दरवाजों तक पहुंचते हैं। पत्र नहीं तो अन्य कई कार्य हैं जिनके लिए डाकघर तक लोगों को जाना पड़ता है। हजारों लोग रोज आते हैं। तो इस डाकघर की, इन पत्रों की बहुआयामी विविध पहलू या विविध पक्ष, अनेक पक्ष की भूमिका नजर आ रही है।
ये केवल एक ही काम नहीं कर रहा डाक विभाग, कई प्रकार के काम कर रहा है। डाक विभाग के विविध पहलू है, डाक विभाग के विविध पक्ष है जो हमें नजर आ रहे हैं। ये अनेक कार्य कर रहा है। दूर देहात में लाखों गरीब लोगों के घर में चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही जलते हैं। देखिए, जो दूर दूर रहने वाले लोग हैं, दूर ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों गरीब लोग रहते हैं, उनके परिवार का कोई एक आदमी मुखिया बाहर कमाने चला जाता है तो फिर वह मनी ऑर्डर से पैसा भेजता है, मनी ऑर्डर से पैसा भेजता है तो उनके घरों में चूल्हा जलता है। अर्थात किराने का सामान लेकर आते हैं लोग। जब मनी ऑर्डर आता है, पैसा भेजता है, जो बाहर रह रहा है, कमाने के लिए बाहर चला गया है, वह मनी ऑर्डर भेजता है, वो पैसे निकलवा के लाते हैं तो उनके घर में चूल्हा जलता है, उनके घर में किराने का सामान आता है, उनके घर में खाने का सामान आता है। अर्थात दूर देहात के गरीब लोगों के घर में भी ये डाक विभाग ही क्या पहुंचाता है, पैसे पहुंचाता है, पैसे पहुंचाने का काम करता है। उनके घर की अर्थव्यवस्था संभालने का काम करता है। जो बाहर लोग कमा रहे हैं वे डाक विभाग के द्वारा घर में पैसे भेजते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जब डाकिया गांव में जाता है, जो दूर रह रहा है, किसी का पति रह रहा है, किसी का भाई रह रहा है, किसी के पिताजी रह रहे हैं, जब वो पत्र लिखते हैं या पैसे भेजते हैं तो वो डाकिया वहां पैसे देने जाता है या पत्र लेकर जाता है, तो वह डाकिया उन लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए भगवान से कम नहीं होता है। ये भगवान का देवदूत आ गया है, देवदूत आ गया है, हमारे घर पैसे लेकर आया है। अब हम क्या करेंगे, उसको पैसे देंगे, खेत वाले को पैसे देंगे, किराने का सामान लेकर आएंगे, क्योंकि अब बेटे ने, पिता ने वहां से डाक के माध्यम से पैसे भेज दिए हैं और ये डाकिया को पैसे पहुंचाने हमारे घर आया है, तो उस डाकिया को देवदूत के रूप में देखा जाता है। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का पहला प्रश्न है, देखिए, पत्रों का गांधी जी किस प्रकार जवाब दिया करते थे। जब गांधी जी के नाम से पत्र आते थे, उनका जवाब गांधी जी वापस दिया करते थे तो किस प्रकार दिया करते थे। पत्रों की पहुंच कहां कहां तक है, आप इनका जवाब लिखेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो।